Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is the best preparation for tomorrow is doing your best today. So start preparing for your tomorrow by today. Topic of the day is spectroscopy, hydrogen spectra from chapter 2nd structure of atom class 11th. सो लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ये न्यूमेरिकल है जो कुछ डाउट था बच्चों का, तो आपका ही डाउट है ये, सो उसके लिए न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन था when EM radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium metal, electron are emitted with a kinetic energy 1.68 10 raised to power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the sodium? What is maximum wavelength that will cause a photoelectron to emit? तो हमें यहाँ पे मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ दोनों टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वेवलेंथ यूज करेंगे और एनर्जी निकालेंगे। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, न्यू इक्वल्स होता है सी बाय लैम्डा, क्योंकि सी होता है न्यू इंटू लैम्डा। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कवर, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज किया और हमारे पास एनर्जी आ रही है 6.62610 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। एक मोल के लिए एनर्जी निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ और हमारे पास एनर्जी आ गई 3.99 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ई नॉट एनर्जी, जो एनर्जी है सोडियम मेटल की, जो लाइट आ रही है एच न्यू, उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। इसके बाद हम यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है वो पुट करेंगे। तो दोनों में 10 की पावर 5 कॉमन है, सेम है, हमने बाहर निकाल दी और माइनस किया तो 2.31 10 की पावर 5 जूल पर मोल, ये आ गई हमारे पास ई नॉट वैल्यू। इसके बाद हमें निकालनी है मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी क्या करेंगे, हम इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास एनर्जी आ गई 3.48 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब हमें निकालनी है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हम निकाल लेंगे एनर्जी के फॉर्मूला से, एच पता है, सी पता है, ई पता है, ई हम ये यूज करेंगे और हमारे पास लैम्डा आ गया 517 नैनोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेडिएशंस की नेचर के बारे में बाय स्टडिंग देयर स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक फोटोग्राफ होती है रेडिएशंस की जो यूज की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए। अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे हम अपनी फोटोग्राफ खींचने के लिए कैमरा यूज करते हैं, वैसे ही रेडिएशंस और लाइट की फोटोज खींचने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट से जो फोटोग्राफ आती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा, और स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोप की स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रास होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट हम बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा की। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड, ये कब आता है स्पेक्ट्रा, जब हमारे पास रेडिएशन जो सोर्स से आ रही है वो डायरेक्टली हम एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप में। जिस तरह की रेडिएशन आ रही है उसी तरह की रेडिएशन को डायरेक्ट जब स्टडी किया जाए हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है दैट विल बी एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है स्पेक्ट्रोस्कोप में वो कहीं से एब्जॉर्ब होने के बाद आ रही है, दैट मीन्स हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है दैट विल बी योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास जो लाइट है वो ब्राइट लाइट कलर अगर पास हो रही है, व्हाइट लाइट ट्रेवल हो रही है स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा आ रहा है। और वो स्पेक्ट्रा किस तरह का आता है, उसमें ब्राइट कलर की लाइंस होती हैं जो डार्क कलर से सेपरेट होती हैं। बट अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो डार्क लाइंस होती है जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में ही प्रेजेंट होती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में अगर व्हाइट लाइट आएगी तो उससे हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा जिसको हम विबग्योर की फॉर्म में ले रहे हैं, और अगर हम किसी कलरफुल लाइट की स्टडी करते हैं तो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है कुछ इस तरह से। हमारे पास लाइट है सोर्स में से और ये व्हाइट लाइट आ रही है स्लिट में से पास होने के बाद,
प्रिज्म से पास करके हमें जो फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज आ रही है ये विबग्योर की इमेज है। तो विबग्योर एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है जब हम व्हाइट लाइट को स्टडी करते हैं वाया स्पेक्ट्रोस्कोप। और अगर हम बात करें, अगर हम कलर्ड लाइंस की बात करें, रेडिएशन की बात करें, तो हमारे पास डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आएगा। पर अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ट्रांसमिटेड लाइट जब आ रही है स्पेक्ट्रोस्कोप में तो वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा शो करती है कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे देखो सनलाइट है, सनलाइट एक सोर्स ऑफ लाइट है, स्लिट से पास होने के बाद सोडियम सोल्यूशन से पास होने से उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो ट्रांसमिट होगी वो प्रिज्म से पास होके फोटोग्राफिक प्लेट पे आएंगी। तो ये डार्क लाइंस आ रही हैं, ये डार्क लाइंस किस में आ रही है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में आ रही है। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये एक डिफरेंस है दोनों स्पेक्ट्राज में, आप इजीली चेक कर सकते हो। इन दोनों स्पेक्ट्राज में क्या हो रहा है, बेसिकली एक ये स्पेक्ट्रा है, दिस इज योर एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमारे पास सैंपल से लाइट आ रही है और फिल्म पे कुछ इस तरह की इमेज आती है, और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद आ रही है और कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। अब हमारे पास है नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैसे एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर में डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब वही थी जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, और लाइट एमिट जो हो रही है उस लाइट को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप में। तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है, और वो स्पेक्ट्रम जो है वो किसका स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का। तो हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं जो ग्रुप्ड हैं, और उन ग्रुप्स को हमने सीरीज का नाम दे दिया, और वो सीरीज कुछ इस तरह से थी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पफंड सीरीज। और इसको याद रखने का सिंपल तरीका है एल बीपी बीपी, एल फॉर लेमन, बीपी बाल्मर पास्टन, बीपी ब्रैकेट पफंड, और पांचों के पांचों नाम आपको याद हो जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट और पफंड। और इस सीरीज को अगर हम रीजन में डिफाइन करें तो ये डिफरेंट रीजन में कुछ इस तरह से आती है। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रही है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आ रही है, उसके अलावा बाकी तीनों सीरीज हमारी इंफ्रारेड रीजन में आती है। और ये है हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, जो डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट पास हो रही है वो फर्दर स्प्लिट से पास होकर प्रिज्म से जाने के बाद हमें कुछ इस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रा दे रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। और अब हम करेंगे रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला यूज किया जाता है बेसिकली टू कैलकुलेट द वेव नंबर, और वेव नंबर का फॉर्मूला हमें जो दिया था रेडबर्ग ने, वेव नंबर इक्वल्स टू कैपिटल R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और आपको पता है वेव नंबर वेवलेंथ के इनवर्स होता है, तो अगर आपको वेव नंबर दिया तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। और ये जो R था ये रेडबर्ग ने दिया था, रेडबर्ग कांस्टेंट, जैसे हमें प्लैंक्स ने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया था वैसे इसकी वैल्यू भी फिक्स है। अगर आपको सेंटीमीटर में यूज करनी तो आप ये वैल्यू यूज करोगे, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप ये वैल्यू यूज करोगे। और अब बात आई n1 n2 की, तो n1 n2 हमारे पास जो n1 है वो फिक्स है हर सीरीज के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, लेमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट और पफंड। अगर आप ये ऑर्डर याद कर चुके हो तो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। n2 आपका चेंज होता है, ये हमेशा n1 से ज्यादा होता है और n नंबर तक चलता है। n2 कभी भी हमारा n1 के इक्वल नहीं हो सकता और n1 से स्मॉलर भी नहीं हो सकता। और हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, इसी फॉर्मूला को अपडेट करके उसमें एक टर्म z² ऐड कर दिया था, वेयर z इज योर एटॉमिक नंबर। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जब इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब एक टॉपिक है छोटा सा, लिमिटिंग लाइन, ये न्यूमेरिकल में यूज होती है टर्म, तो मैं आपको ये टर्म पहले समझा रही हूँ। लिमिटिंग लाइन एक लाइन होती है स्पेक्ट्रल की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बेसिकली, जहां पे हमारी n2 की वैल्यू हम इन्फिनिटी यूज करते हैं, इनफाइनाइट। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिट ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 5 to 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू n1 रहेगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू n2 हो जाएगी। तो n1 हमने 2 ले लिया, n2 हमने 5 ले लिया, n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 1/4 माइनस 1/25। r की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में ले ली, और यहाँ हम वेव नंबर फाइंड किया 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। और वेवलेंथ निकालने के लिए हम 1 बाय वेव नंबर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 434 नैनोमीटर। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आ गई, c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू पता हमें, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हम निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यूज पुट की फ्रीक्वेंसी आ गई 6.91 10 की पावर 15 पर सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन का सब पार्ट है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस रेडिएशन लाई। तो ये रेडिएशन कहाँ लाई करती है, लाई करती है बाल्मर सीरीज में, विच बिलोंग्स टू
विजिबल रीजन। तो ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चेक कर सकते हो वेवलेंथ चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग लाइन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास N1 होता है 2 बाल्मर सीरीज में और N2 होता है हमारे पास 3। तो N1 2 और N2 3 यूज करके हमें वेव नंबर गिवन है, हम एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे 1/656 इक्वल्स टू R 1/4 माइनस 1/9 विल गिव 5/36। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन के लिए जनरल इक्वेशन जहां पे हमें सारे टर्म्स पता है। सेकेंड लाइन के लिए हम N2 हम 4 कर देंगे और 1/4 माइनस 1/16 हमारे पास आ गया 3/16। तो 1/λ इक्वल्स टू R 3/16। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 485.6 नैनोमीटर। ऐसे ही हम लिमिटिंग लाइन के लिए N2 इन्फिनिटी कर देंगे, N1 फिक्स रहेगा और हम निकालेंगे इक्वेशन 1/λ इक्वल्स टू R/4। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फिर से और लैम्डा फाइंड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आएगी 364.4 नैनोमीटर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर चेक करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। See you in the next lecture. Till then, keep watching, like and subscribe the channel, share it with your friends. See you in the next lecture.